नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 27 फरवरी 2024 और आज जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न भी बताऊँगा, साथ ही साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपको आने वाले सभी एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट में काफ़ी इजी कहूँगा, जहाँ तक जितना प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है। और क्रिकेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी एकदम छोटा सा। चलिए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। देखिए क्या क्या पूछा गया, जिनको एग्जाम देना है ज़रूर देखें। टेबल टेनिस में कितने पॉइंट पर जीत दी जाती है? ये भी बैडमिंटन के जैसा ही है, 21 पॉइंट पे जीत दी जाती है, तो ये आपका 21 आंसर होगा। टेबल टेनिस में 21 अंक पर जीत दर्ज होती है। टेबल टेनिस में मैदान की लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई 1.525 मीटर। ठीक है। इनके अलावा टेबल टेनिस की प्रमुख कप की बात करेंगे, स्वथलिंग कप और कार्बिलोन कप, ये टेबल टेनिस के प्रमुख कप है ना। इसके अलावा बैडमिंटन की बात आई है तो बैडमिंटन भी 21 अंकों के लिए खेली जाती है। बैडमिंटन के कितने सेट होते हैं? तो 3 सेट खेले जाते हैं बैडमिंटन के, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख कप कौन सा है? थॉमस कप, उबेर कप, योनेस्क कप। देखिए, ये थॉमस कप है इसमें सिर्फ मेल ही भाग लेते हैं, ये जो उबेर कप है इसमें सिर्फ फीमेल ही भाग लेते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है, थॉमस कप और उबेर कप। ठीक है। थॉमस कप जो है हमने भी एक बार जीता इंडोनेशिया को हरा के। इनके अलावा राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार है? इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो राज्यपाल की जो शपथ है ये अनुच्छेद 159 से होगा। किससे होगा? 159 से होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रेसिडेंट का शपथ किस अनुच्छेद में होगी। मैंने एक एक बात बता रखा है, इसमें मैं हिंट भी देता हूँ कि 52 से 61 तक पकानी कोका दियो दसम दसम, इसी में 100 से शपथ है। बताइए कौन से आर्टिकल में पड़ेगा ये? ठीक है, तो राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। राज्यपाल का जो पद है ये आर्टिकल 153 में है। मैंने आपको कहा था कि जो राष्ट्रपति का पद है उसमें 101 जोड़िए, क्योंकि इंडिया में 101 बहुत शुभ होता है। कोई भी चंदा देना है 101, कहीं भी कुछ शुभ काम करना है 1001, तो ऐसा जो है विषम अंक में दिया जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 52 में 101 जोड़िए 153 आएगा, राज्यपाल को पद होता है। और जो पॉलिटी पढ़ने का तरीका हम बताते आए आपको कि भाई जब राज्यपाल को पढ़ो तो प्रेसिडेंट को पढ़ो, सीएम को पढ़ो, पीएम को पढ़ो, महान्यायवादी को पढ़ो उसी समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ो, हाई कोर्ट को पढ़ो उसी समय सुप्रीम कोर्ट को पढ़ो, लोकसभा को पढ़ो उसी समय विधानसभा को पढ़ो, चीजें इजी हो जाता है। ठीक है। तो राज्यपाल का अनुच्छेद 153 है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र के द्वारा किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति साहब करते हैं। और यह जो प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में केंद्र के द्वारा किया जाएगा। यह फैसिलिटी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से आप संघ को भी जो है अडॉप्ट किए हैं। राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति, है ना, जिस प्रकार केंद्र में होता है कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं कौन? राज्यपाल। राज्यपाल बनने हेतु आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का जो क्षमादान है ना, जो आपका क्षमा वाला जो मतलब अधिकार है, किसी को क्षमा कर सकते हैं, ये आर्टिकल 161 में है। वहीं पे जो प्रेसिडेंट का क्षमादान का अधिकार है यानी राष्ट्रपति का, ये आर्टिकल 72 में है। राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल 165 आर्टिकल के अनुसार करते हैं और केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब 76 आर्टिकल के प्रयोग करके करते हैं, है ना। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमें पता चलता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पे एक से अधिक राज्यों में जो है राज्यपाल के तौर पे सेवा दे सकते हैं। यही 7वां संविधान संशोधन है जिसके तहत 238 आर्टिकल जो है समाप्त किया गया, निरसित किया गया, जो आपके संविधान के भाग 7 में वर्णित है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यपाल के तौर पे
कार्यरत थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जी, कुछ नहीं पूछ रहा। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया कि उस बैठक में सबसे बुजुर्ग इंसान थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, और इन्हें जो है अस्थायी तौर पे टेम्पोररी रूप से जो है सेलेक्ट कर लिया गया था अध्यक्षता करने हेतु। आगामी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इस बैठक में परमानेंट अध्यक्ष की चुनाव हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, जो आगे चलकर हमारे स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 7 होते हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर साहब। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे, ठीक है। संविधान सभा का सलाहकार कौन है? सर BN राव। रण उत्सव कहाँ मनाया जाए? देखिए, एगो रणमाले होता है, एगो रणमाले होता है, एगो रण उत्सव होता है, दोनों बता रखा हूँ। उसी प्रकार से एक पुष्कर मेला होता है और एक पुष्कर त्योहार होता है, पुष्कर महोत्सव या त्योहार होता है, ये भी दोनों बता रखा हूँ, अलग है। एक होता है जी घूमर और एक होता है घुमुरा, ये दोनों अलग है, बता रखा हूँ। एक होता है जी हरेला, एक होते हैं जी हरेली, ये दोनों बता रखा हूँ, ठीक है भाई। तो कुछ ध्यान आपको भी देना पड़ेगा गुरुजी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो रण उत्सव हैं ये गुजरात में मनाए जाते हैं। अब जो बच्चे नए जुड़ रहे हो, कहाँ बता रखे हो भाई? तो अपने प्रैक्टिस सेट की सेशन में, है ना। इनके अलावा गुजरात के अन्य प्रमुख त्योहार में पतंग महोत्सव, उत्तरायण, ये जो उत्तरायण की त्योहार होता है, पतंग महोत्सव भी इनसे ही संबंधित है। और उत्तरायण अपने आप में मकर संक्रांति वाली त्योहार है, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। तब तो आप समझ गए होंगे कि किस महीना में मनाया जाता होगा, जनवरी में 14 या 15 जनवरी को। माजुली महोत्सव, अम्बुबाची मेला, बिहू का त्योहार, ये सब कहाँ मनाया जाता है? ये सब असम में मनाया जाता है। असम इधर है। असम को मैंने कल ही बताया था अपने प्रैक्टिस में, इसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहा जाता था पहले, है ना। प्राग्ञ ज्योतिष भी कहा जाता था, काम रूप भी कहा जाता था असम को, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप बिहू देख रहे हैं, ये साल में 3 बार होता है। एक तो आपका जनवरी में होता है, एक आपका अप्रैल में होता है और एक आपका अक्टूबर में होता है। तो ये 3 बार होता है बिहू। नव वर्ष में भी बिहू, है ना, मकर संक्रांति में भी बिहू। इसके अलावा ये माजुली महोत्सव आपका असम में होता है। और ये जो माजुली है, ये माजुली बेसिकली एक आइलैंड का नाम है, और ये आपका रिवर आइलैंड है, और ये दुनिया के सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के, है ना, प्रांगण में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है। कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? देहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, कहाँ गिरती है? गंगा में समाने के बाद बंगाल की खाड़ी में, ठीक है भाई। गंगा में कहाँ समाती है? बांग्लादेश के अंदर। किस नाम से बांग्लादेश में फॉलो होती है? यमुना के नाम से। तो जोड़ते जाएंगे तो कल तक मैं लिंक करके जोड़ते जाऊंगा। जैसे आपने जंजीर बेरी देखा होगा, एक के आगे एक जुड़ा रहता है, तो ऐसे ही आपको जीके जीएस पढ़ना चाहिए, है ना। मेरी एक्सपीरियंस कहता है कि अगर थोड़ा दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप सोचोगे मैं इतना चीज़ कैसे याद रख पाऊंगा, लेकिन जब आपका दिमाग उस हिसाब से ढल जाएगा, चीज़ों को एडॉप्ट करने लगेगा, तो आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा। और कई बच्चों को मैं ये टेक्निक सिखा चुका हूँ, जो कमेंट हमेशा करते रहते हैं, और तो फिर जो किसी की ज़रूरत भी नहीं रह जाती, खुद ही आपको जिज्ञासा जगेगा कि और क्या जोड़ सकते हैं इस, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा चलते हैं आगे, अभी यहाँ क्लोज करता हूँ इसको। अच्छा, बिहू, ये जो आपका अम्बुबाची मेला है, इसे ईस्टर्न का जो है कुंभ भी कहा जाता है, पूर्व का कुंभ मेला कहा जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये आपका सूर्य मंदिर है, उड़ीसा के अंदर है। नौखाई त्योहार फसली त्योहार है, ये आपका उड़ीसा में होता है। नवकलेश्वर महोत्सव उड़ीसा में होता है। राजा पर्व जो है पीरियड से संबंधित पर्व है, ये भी आपका उड़ीसा में। धनु जात्रा त्योहार, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, ये सभी के सभी उड़ीसा में मनाई जाती है,
है ना। इसके अलावा पोला महोत्सव, गोंचा महोत्सव, बस्तर दशहरा। आप बस्तर से समझ गए होंगे कि ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जगह का नाम है। बाद में कि पोला महोत्सव में अगर छत्तीसगढ़ आंसर में नहीं है तो महाराष्ट्र भी हो सकता है। ये किसान से संबंधित एक प्रकार का त्यौहार है जो अपने बैल और जो पहले जमाने में बैलगाड़ी वगैरह होता था उनकी पूजा की जाती है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला को आप ऊंट मेला इसी में लगता है, पुष्कर मेला के अंदर ही, ठीक है। तो ये ऊंट मेला, पुष्कर मेला, ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल कैमल जो फेस्टिवल होता है ये भी राजस्थान में ही लगते हैं, राजस्थान के बीकानेर में लगते हैं। बीकानेरी भुजिया आप लोग खाए होंगे, काफी अच्छा लगता है। मूंछों की लंबी प्रतियोगिता, ये भी राजस्थान में होती है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन भी हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। राजस्थान में बोनालू महोत्सव, बथुकम्मा महोत्सव, मेदराम यात्रा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे होती है? तेलंगाना के अंदर। बोनालू देवी गौरी की, माफ कीजिएगा, काली की, और बथुकम्मा देवी गौरी की पूजा अर्चना से संबंधित है। इनके अलावा मैंने एक आपको भगवान से रिलेट वाला थाई पूसम बताया था। थाई पूसम तमिलनाडु का है, भगवान मुरुगन की पूजा होती है। मुरुगन संगमकालीन देवता है। बिहार की साक्षरता दर आपसे पूछ लिया, जनगणना से फिक्स है क्वेश्चन आपके सामने। ये ग्राफ वाली वीडियो भी होगी कहीं ना कहीं लिंक में, और आपको जो है टॉपिक वाइज पहले से देख के तैयार रहना है। कोई भी एग्जाम देना है तो मैं सभी टॉपिक को समेट दिया हूँ। इसके अलावा मैं हर एक एग्जाम के ऊपर लगभग प्रैक्टिस सेशन चलाता हूँ जो एकदम छोटी कीमत, है ना, 30-35 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ भी देता हूँ और एकदम क्वालिटी कंटेंट देता हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा मेरा पीडीएफ लेना चाहता है, एसएससी एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम, यूपीपी एग्जाम, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहार का था भैया 61.8%, केरला का 94%। यूटी की बात करेंगे तो यूटी में लक्षद्वीप था 91.6%। तो ये ध्यान रखेंगे। ये लिटरेसी रेट है। बाद में कि लिटरेसी रेट को मैंने और भी अलग अलग किया था। महिला का कितना, पुरुष का कितना, तो महिला का 65-46, पुरुष का 82-14। सबसे अधिक लिटरेसी देख ही लिया आपने, केरल सबसे कम था आपका बिहार का, और यूटी में सबसे अधिक लक्षद्वीप का। डेकेडिकल ग्रोथ 17.64 रहा था। सर्वाधिक डेकेडिकल ग्रोथ मेघालय का, न्यूनतम डेकेडिकल ग्रोथ नागालैंड का रहा था। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, महिला पुरुष जनसंख्या आपके सामने है। शहरी जो है 32% के करीब, तो 68% हो जाएगा ग्रामीण, 48% महिला, 52% पुरुष। 382 जनसंख्या घनत्व, तो 943 जो है लिंगानुपात। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात भी केरला, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। मिताली राज का संबंध किस खेल से? अब कोई पूछता है जी मिताली राज, है ना, फिर भी जो जैसा भी पूछें ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा, भले बहुत लो है, नहीं भी बताऊंगा तो भी जानोगे ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिताली राज ये क्रिकेट से है। मिताली राज एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन के आंकड़े को छुआ। मिताली राज दोहरा शतक भी लगाए हैं, हालांकि वनडे में नहीं। इनके अलावा भारतीय महिला क्रिकेटर और भी अगर बात करेंगे तो अंजुम चोपड़ा मैडम कमेंट्री करती है। अब स्मृति मंदाना, मिताली राज कई चीज के जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य करती हैं, ये स्मृति मंदाना। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, शेफाली वर्मा। उमा छेत्री असम से लॉन्च करने वाली पहली महिला क्रिकेटर। दीप्ति शर्मा, जेजिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, देविका वैद, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, ये सब जो है जो भी एशियन टीम में गया था आपका, देखिए एशियाई खेल जो हुआ था चाइना के अंदर पिछले साल, तो उसमें जो है जो भी महिला टीम गए वहाँ से इनका नाम पूछा जा रहा है। हालांकि कुछ नहीं भी गए उनसे ही पूछा। मिताली राज भी फेमस है ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। बाद में कि अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा भारतीय महिला टीम के वर्तमान कोच ये अमोल मजुमदार हैं, मुख्य कोच महिला टीम का। पुरुष वाला राहुल द्रविड़ है। आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां पहला विजेता कौन रहे थे? भारत ही रहे थे, और कप्तान शेफाली वर्मा रही थी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भारतीय चयन समिति में जो जगह दिया गया है अजीत आगरकर साहब को दिया गया है। पहले के बॉलर हुआ करते थे, काफ़ी स्मार्ट, मुझे तो बहुत पसंद है। इनके अलावा आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप जो है 2024 ये आपका बांग्लादेश में होगा, और जो 2025 का महिला वर्ल्ड कप है ओडीआई वाला ये भारत में होगा, ठीक है। इसके अलावा डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? पूछ रहा है। गुजरात से 2, क्रिकेट से 2, चल क्या रहा है? तो ये देखिए भैया, ये गुजरात का है डांडिया, काफ़ी ईजी है ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और खेलते भी हैं डांडिया एक्चुअली। गुजरात के अन्य लोक नृत्य सिद्धि दमल, कल भी बात किया था, डंडा गरबा, ये सब डांडिया गरबा। इसके अलावा कर्नाटक के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान, बीरगासे, करगा, कुनिथा, भुतकोला, ये सब कर्नाटक का है।
केरल में आएंगे तो कुटियोट्टम, कालियट्टम, कोक्कोट्टिकली, कल भी पढ़ाया था, थुलाल, टप्पाट्टिकली। देखिए भैया जैसे कथकली होता है ना, वैसे ही प्रोनाउंस वाला जो है वो केरल का है। देखिए कोक्कोट्टिकली, टप्पाट्टिकली, इस प्रकार से कथकली। ठीक है भाई। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य पिनल कोलाट्टम, कावड़ी कोलाट्टम, कुमी, करगम, थाई, वो त्योहार हो जाएगा थाईपुसम, है ना। बाद में तमिलनाडु में त्योहार की बात अब जब आ ही गया है तो थाईपुसम होता है, पोंगल होता है, जल्लीकट्टू एक खेल होती है, पोतांडू होता है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य में लावनी, लेजिम, तमाशा, कोली, बोहदा, फुगरी, मोनी, है ना। जिसमें से आपका कहाँ गया भाई फुगरी कहाँ गया, ये फुगरी अगर तब महाराष्ट्र में रहे तो गोवा होगा। इनके अलावा रॉलेट एक्ट कब आया था, किस गवर्नर के काल में, ये कोई पूछने वाली बात है, चेम्सफोर्ड के काल में, है ना। रॉलेट एक्ट को काला कानून, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। शक के दायरे में लेकर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है सैफुद्दीन खिचड़ी और अन्य वरिष्ठ नेतागण की गिरफ्तारी हो गई। इसी गिरफ्तारी को लेकर हम लोग विचार विमर्श करने हेतु जालियांवाला बाग में बैठे थे, इकट्ठा हुए थे, तभी जनरल ओडायर को मुखबिरी कर दी जाती है और जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। वह दिन था काला दिन, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है भाई। इंडियन आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लीटन के समय में आया था। बाद में उधम सिंह ने जनरल ओडायर को उनके घर में जाके गोली मारा था। इस पर पिक्चर भी बना है और मेरे ख्याल में राज बब्बर हीरो है। इनके अलावा वुड के डिस्पैच 1854 डलहौजी के काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 डलहौजी के काल में हुआ था। राज हड़प नीति 1848 17 को पहली बार, ये भी डलहौजी ने ही हड़पा था। बंगाल विभाजन करजन 1905 के समय में करजन ने करवाया था। बंगाल विभाजन निरस्त किया गया था 1911 में हार्डिंग सेकेंड के काल में, है ना। इसके अलावा प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ था। कैनिंग जो है इंडिया में प्रथम वायसराय बना। गवर्नर जनरल से पोस्ट को जो है आगे प्रमोट कर दिया गया। जैसे अभी रेलवे के अंदर गुड्स गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर बना दिया गया है। इसके अलावा जो आपका लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। लगातार जनगणना 1881 रिपन के समय से किया जा रहा है 10 सालों पे। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में, आखिरी जनगणना 2011 में प्रस्तावित या लंबित 2021 में। ध्यान रखेंगे। ई श्रम योजना की शुरुआत कब हुई पूछ रहे हैं, पहले भी पूछा जा चुका है, 2020 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी शुरुआत 2020 में हुई। स्वनिधि योजना जो है ये लागू होता है आपका स्ट्रीट वेंडर जो आपका विक्रेता होता है उनके ऊपर लागू होता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था। उज्ज्वला योजना एलपीजी वाला 2016 में आया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक छोटी सी रकम 2 लाख रुपए की लोन मुहैया कराना 23 में आया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में आया था। 6,000 रुपए की राशि मदद के रूप में 3 किस्तों में 2-2 हजार करके दिया जाता है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर लगा के एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हरित क्रांति भारत में पूर्ण रूप से किस पंचवर्षीय योजना में आए, है ना। तो आपके सामने कोई जवाब ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि आप जानते हैं कि 1966 से 1969 तक क्या हुआ था, ये अवकाश रहा था ना भाई, अवकाश रहा था ना, है ना। कोई एक वर्ष वाली योजना बनाई गई थी, है ना। तो उसमें तो कोई योजना लाइफ ही नहीं करता, क्योंकि इंडिया में जो हरित क्रांति ओरिजिनल रूप में पंजाब में आया 1967 में आया। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर पंचवर्षीय योजना के रिलेशन में तीसरी ही होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर 2 योजना के बीच में कहे तो तीसरी और चौथी योजना के बीच कह सकते हैं। ठीक। हरित क्रांति भारत में 1966-67 में आया था। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन साहब है। पंजाब में पहला दस्तक दिया था। विश्व हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं पे असर किया था। प्रमुख उद्देश्य क्या है, अच्छा खाद और बीज का इस्तेमाल करके पैदावार को बढ़ाना। इसके अलावा जो है आपका HYV, ये हाई यील्डिंग वेराइटी मैंने आपको बताया था, इसको याद रखना है। गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। जूट का पहला मिल रिसरा में लगाया गया था। ठीक है। इसके अलावा पद्मावत नृत्य में कोरियोग्राफी किसने किया था, ये तो मैं अपने मन से लिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पद्मावत से नहीं होगा। ये क्वेश्चन होगा कि भाई दीपिका पादुकोण के किस पिक्चर में पंडित बिरजू महाराज कोरियोग्राफी किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। या फिर दीपिका पादुकोण के किस नृत्य में जो है पंडित बिरजू महाराज, क्योंकि मेरा जैसा आइडिया कहता है कि आज तक जो कोरियोग्राफी में आया वो ज़्यादातर पंडित बिरजू महाराज से ही आता है आपके एग्जाम में, जो कथक से संबंधित थे।
ठीक है, जैसे मोहे रंग दे वाला गीत में किए हैं, फिर देवदास के फिल्म में किए हैं, ठीक है, तो इसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के एनालिसिस वाली वीडियो, जो प्रश्न प्राप्त हुए, जो भी मिलेगा कंबाइंड शिफ्ट वाले में लेकर के आऊँगा। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करें।